हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बताइएगा बच्चों। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? थोड़ा सा साउंड का कोई इशू आया था तो एक बार फटाफट बताइएगा बच्चों। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? सारे के सारे बच्चे एक बार बताइएगा। ओके है सर, परफेक्ट है, चलेगा मेरे दोस्त। हम बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर भिवानी जिले के बारे में, और भिवानी जिले के बच्चों में आप लोगों को प्रसिद्ध मंदिर जो है वो पढ़ा चुका था। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम भिवानी जिले के अंदर लगने वाले प्रसिद्ध मेलों को लेकर। तो सबसे पहले मेरे दोस्त याद रखेंगे प्रसिद्ध मेले कौन कौन से लगते हैं भिवानी में। हेडिंग डाल लीजिएगा फटाफट। प्रसिद्ध मेलों में याद रखना है, एक तो बाबा परमहंस का मेला यहाँ बड़ा फेमस है। बाबा परमहंस का मेला। और मैं आपसे पूछूं कहाँ लगता है ये बाबा परमहंस का मेला, तो आपको बोलना है तिगड़ाना गांव के अंदर। गांव कौन सा हो जाएगा? तिगड़ाना गांव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दादी जगदे सती का मेला।
मेरे दोस्त दादी जगदीश सती का मेला भी आपसे पूछ ले तो आपको बोलना है खरककला गांव के अंदर। जहां पर भी मैं गांव लिखवाऊं ना तो उसको गांव के साथ ही याद रखेंगे, खरककला गांव के अंदर। इसके अलावा जो तीसरा मेला है बच्चों, वो है बाबा मुंगीपा का मेला। और बाबा मुंगीपा का मंदिर हमने पढ़ा तोसाम पहाड़ी पे, लेकिन जब भी हम मेले की बात करेंगे ना तो पहाड़ी के ऊपर मेला यहाँ नहीं लगता, बल्कि यहाँ लगता है एक गांव के अंदर जिसका नाम है रिवासा कला गांव। कौन सा गांव है? रिवासा कला गांव है। तो यहाँ बाबा मुंगीपा का मेला, प्रसिद्ध मेला मेरे दोस्त, आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर ऊंटों का मेला लगता है। तो भिवानी बच्चों राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, तो राजस्थान के अंदर मरुस्थल है और मरुस्थल का जहाज बोलते हैं ऊंटों को। तो यहाँ पर ऊंटों की खरीद की जाती है और ऊंटों को बेचा जाता है। ये आपका लगता है बरालू गांव के अंदर। बरालू जो गांव है मेरे दोस्त, ये लोहारू तहसील का गांव है। ठीक है। एक मंदिर हमने पढ़ा था यहाँ पर, बाबा खेड़े वाले का मंदिर। और बाबा खेड़े वाले के मंदिर में भी बच्चों रक्षाबंधन के दिन हर साल बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। इसको बोलते हैं बाबा खेड़े वाले का मेला। और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से गांव में आयोजित किया जाता है, तो मेरे दोस्त ये लगता है नौरंगाबाद गांव में। ये मेला जो है ना ये फिक्स है मेरे दोस्त, ये प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन ही आयोजित किया जाता है। तो ये याद रखना है, प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन। बड़ा इंपॉर्टेंट मेला है कि रक्षाबंधन के दिन हरियाणा के भिवानी जिले में कौन सा मेला लगता है, तो बाबा खेड़े का मेला आपको बोलना है, प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन आयोजन। बच्चों अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो नवरात्रों के दिनों में बहुत बड़ा मेला लगता है माता शेरावाली, जो पहाड़ों के ऊपर स्थित है देवसर गांव के अंदर, उसको बोलते हैं देवसर मेला। तो देवसर मेला जो लगता है बच्चों, ये देवसर गांव में। और देवसर गांव के बच्चे जानते हैं कि बहुत बड़ा यहाँ नवरात्रों के दिनों में मेला लगता है, क्योंकि माता शेरावाली का बहुत भव्य मंदिर यहाँ पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये सारे के सारे प्रसिद्ध मेले आपको ध्यान रखने हैं। प्रसिद्ध मेलों के बाद हमने शिक्षा संस्थान पढ़ लिया था क्या? यहाँ नहीं पढ़ा था, तो हम बात करेंगे मेरे दोस्त यहाँ शिक्षा और संस्थान की। हेडिंग डालिएगा शिक्षा व संस्थान। बच्चों शिक्षा और संस्थान के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर दो स्कूल एक बार डिस्कस करते हैं। उन दो स्कूलों में एक का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जब अपना हरियाणा बना था उस समय भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही बच्चों देश के राष्ट्रपति थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल। मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल। आपसे पूछा जाए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ है, तो ये भिवानी में है मेरे दोस्त। और ये हरियाणा में इस तरीके का एकमात्र स्कूल है जो प्रैक्टिकली बच्चों वर्क कराने पे फोकस रखता है, थ्योरेटिकल चीजें नहीं पढ़ाता। यानी कि बाबर, अकबर, हुमायूं ये जा चुके हैं, ये हमारे भविष्य में कोई काम आने वाले भी नहीं हैं। तो बच्चों जो चीज भविष्य में काम आएगी उन्हीं को ध्यान में रख के ये एजुकेशन देने का काम बच्चों को करता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल। और ये हरियाणा में प्रथम और एकमात्र स्कूल है इस तरीके का। हरियाणा में प्रथम, हरियाणा में प्रथम और एकमात्र स्कूल है मेरे दोस्त ये। ठीक है, तो ये याद रखना है, हरियाणा में प्रथम और एकमात्र स्कूल है।
बच्चों हम बात करें तो ये स्कूल कब स्थापित किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है वो 2011 में की गई थी। और ये अमेरिका का एक स्कूल है, जॉन डेवी के द्वारा स्थापित उन स्कूलों की तर्ज पर बच्चों इसे बनाया गया है। तो अमेरिका के जॉन डेवी मॉडल स्कूलों पर आधारित, जॉन डेवी का मॉडल है बच्चों स्कूलों के अंदर शिक्षा के स्तर को सुधारना और प्रैक्टिकली मेरे दोस्त बच्चों को नॉलेज देना जो भविष्य में उनके काम आएगी। तो अमेरिका के जॉन डेवी मॉडल स्कूलों के ऊपर मेरे दोस्त इसे क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके का हरियाणा में ये एकमात्र स्कूल है। नेक्स्ट मेरे दोस्त आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो भिवानी जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय आपसे पूछ लेगा तो आप बोलेंगे देवराला गांव के अंदर। सभी जिलों में अभी तक हमने जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़े हैं और भिवानी जिले का हम कौन से गांव में पढ़ रहे हैं, देवराला गांव के अंदर। ठीक है बच्चों, यहीं पर याद रख लीजिएगा बंसीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे दोस्त जाते जाते 2014 के अंदर हरियाणा में दो यूनिवर्सिटी बना के गए थे। एक जींद के अंदर CRSU चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी और एक CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो भिवानी के अंदर स्थित है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है टिट्स, TITS। बच्चों इसकी फुल फॉर्म होगी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। मतलब यहाँ कपड़ा कैसे बनेगा वो पढ़ाया जाएगा, टेक्सटाइल एंड साइंस। ठीक है मेरे दोस्त, हम बात करें तो ये कहाँ है, भिवानी के अंदर। पेपर में कई बार पूछा गया है कि टिट्स की स्थापना कब की गई थी। तो टेक्सटाइल मिल की स्थापना भिवानी के अंदर की गई थी 1937 में। लेकिन बच्चों ये इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो की गई थी 1943 के अंदर, 1943 के अंदर टिट्स स्थापित हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं HBSC की। अपने हरियाणा के सारे स्कूलों को संभालने का काम, CBSC को छोड़कर बाकी जितने भी स्कूल हैं वो सारे के सारे मेरे दोस्त यही बोर्ड संभालता है, HBSE। इसे बोलते हैं हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है मेरे दोस्त, ये कहाँ है, भिवानी के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। बच्चों ये एक ऐसा बोर्ड है जहाँ से शिक्षा के अंदर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन इसी बोर्ड से पूछा गया है क्योंकि सारे के सारे स्कूलों को यही कंट्रोल करता है। हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है ना वो सबसे पहले 1969 के अंदर की गई थी। तो इसकी स्थापना सबसे पहले याद रखेंगे 1969। और 1969 के अंदर बच्चों इसकी स्थापना की गई थी चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ की गई थी मेरे दोस्त, चंडीगढ़ के अंदर। अब चंडीगढ़ के अंदर जब ये स्थापित किया गया तो मेरे भाई इस बोर्ड को काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस अनुभव नहीं था। तो इस बोर्ड को फिर सहायता देने का काम, इस बोर्ड को आगे बढ़ाने का काम, इस बोर्ड की सबसे पहले शुरुआत करने में जिसने बच्चों सहायता की वो एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी।
तो 1969 के अंदर बच्चों ये स्थापित हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी के सहयोग से। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने 100 कर्मचारी दिए थे इस बोर्ड को, ताकि इनका एक बार काम शुरू करवाया जा सके। ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। बच्चों 1969 में स्थापना होते ही 1970 में बोर्ड ने परीक्षाएं लेना शुरू कर दिया, और 1970 में सबसे पहले 10वीं की परीक्षाएं आयोजित की गई। 10वीं जिसे हम मैट्रिक बोलते हैं। ये याद रखना है, सबसे पहले 10वीं की परीक्षा जो है मेरे दोस्त, वो आयोजित की गई 1970 में। 1970 के बाद हम बात करें 1976, बच्चों 8वीं की परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है, 1976 के अंदर 8वीं की परीक्षा आयोजित की गई। बच्चों हम बात करें 1981 की, वर्ष 1981, वर्ष 1981 में क्या किया गया? चंडीगढ़ से बोर्ड को बच्चों उठाकर भिवानी लाया गया, तो चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरण कर दिया गया बोर्ड का। चंडीगढ़ से भिवानी क्या कर दिया गया? स्थानांतरण कर दिया गया। 1981 के बाद हम बात करें 1985 86, 1985 86, 1985 86 के अंदर हरियाणा में बच्चों 10+2+3 की शिक्षा पद्धति को लागू किया गया। 10+2+3 का मतलब समझते हो, 10वीं के 2 साल के बाद आपकी +2 हो जाएगी, और +2 के 3 साल बाद आप कॉलेज में जाके अच्छे से पढ़ोगे मेरे दोस्त, तो आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। और यदि अच्छे से नहीं पढ़ोगे बच्चों, समय खराब करोगे, तो यहाँ 3 की जगह 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि सप्ली आती जाएगी, यहाँ साल बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम जो शिक्षा पद्धति को फॉलो करते आ रहे हैं, वो 10+2+3 की शिक्षा पद्धति है, और 1985 86 के अंदर ये हरियाणा में लागू हुई थी। 1985 86 के अंदर ये शिक्षा पद्धति क्या हुई थी? लागू हुई थी। बच्चों ये शिक्षा पद्धति लागू होने के बाद 1987 में बोर्ड ने पहली बार +2 की परीक्षा आयोजित कराई। पहली बार 10+2 की परीक्षा आयोजित मेरे दोस्त कराई गई 1987 में। उसके बाद 1991 में आपको याद रखना है, 1991 में वोकेशनल एग्जाम मेरे दोस्त आयोजित करवाए गए बोर्ड के द्वारा। वोकेशनल का मतलब होता है व्यवसायिक, यानी कि जो आप आईटीआई वगैरह करते हो ना, तो ये वोकेशनल एग्जाम होते हैं आपके। 1991 में बोर्ड ने वोकेशनल एग्जाम लेने शुरू किए। बच्चों 1991 के बाद हम बात करेंगे 1994 की। 1994 के अंदर हरियाणा ओपन बोर्ड की शुरुआत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा ओपन बोर्ड, ठीक है ना? तो हरियाणा ओपन बोर्ड, तो हरियाणा ओपन बोर्ड। बेटा कमेंट के रिप्लाई मत मांगा करो तुम यार, मेरे से फालतू के कमेंट करते हो, ठीक है? जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये कहाँ आएगा? ये शादियों में आएगा क्या?
या जगरातों में आएगा, या भी नवरात्रों के अंदर दिनों में बच्चों पूजा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कहाँ पूछे जाते हैं ये? पेपर में ही तो पूछे जाएंगे। और तुम क्या देने वाले हो आगे? हरियाणा का पेपर ही तो देने वाले हो। तो मतलब तुम फालतू के कमेंट कर रहे हो। मैं यहाँ इतना अच्छा अच्छा तुम्हें कंटेंट दे रहा हूँ, सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज को मेरे हाथों से लिख रहा हूँ। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो कंसंट्रेशन रहती है, और जब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई की जाए तो मेरे दोस्त उसका रिजल्ट अच्छा आने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है। आज वीडियो थोड़ी सी अलग लग रही है। आदत नहीं जाती इनकी। हाँ, आदत तो मेरे भाई इनकी कभी जाती नहीं है। 1994 इनकी आदत जाएगी रिजल्ट वाले दिन। रिजल्ट वाले दिन फिर रोल नंबर ढूंढते फिरेंगे कि यार अब की बार फिर रह गया मैं। ये नहीं सोचेंगे पलट के कि मैं क्यों रहा, क्योंकि जब सामने वाला पढ़ा रहा है तो हम बातें अलग हटके करते हैं। तो इसलिए रिजल्ट में नाम मेरे दोस्त आपका दिखता नहीं है। आप मेहनत करते हो दिन रात, बहुत अच्छी मेहनत करते हो, लेकिन सामने वाले के ऊपर विश्वास नहीं करते हो बस। 1994 के बाद हम बात करेंगे वर्ष 2006-07 की। बच्चों, वर्ष 2006-07 के अंदर इसने सबसे पहले भारत में सेमेस्टर पद्धति को लागू करने का काम किया। भारत में सबसे पहले सेमेस्टर पद्धति लागू करने वाला बोर्ड है ये। लागू करने वाला बोर्ड है। यदि हम बात करें कि भाई इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले अध्यक्ष थे B.S. आहूजा। B.S. आहूजा। और वर्तमान में हम बात करें इसके चेयरमैन पवन कुमार हैं। ठीक है बच्चों, तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है पवन कुमार। पहले VP यादव थे, अब पवन कुमार हैं। ठीक है। यहाँ पर एक और याद रख लेना, सीताराम शास्त्री पुस्तकालय। सीताराम शास्त्री पुस्तकालय। और आपसे पूछा जाए कहाँ है सीताराम शास्त्री पुस्तकालय, तो लाडले बच्चों आपको बोलना है भिवानी। कहाँ बोलोगे आप? भिवानी बोलोगे। ठीक है ना? याद रखोगे? याद रखेंगे सर। रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, मजबूरी है, क्योंकि नौकरी लेनी है तो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर पर्यटन स्थलों की। कौन कौन से टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ? पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पर्यटन स्थलों में बच्चों एक तो यहाँ चिड़ियाघर है, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल, लघु चिड़ियाघर उसे बोलते हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल, लघु चिड़ियाघर। बच्चों, स्थापना हुई थी 1982-83 के अंदर। प्रथम और सबसे छोटा चिड़ियाघर है ये हरियाणा का।
हरियाणा का पहला और सबसे छोटा, मेरे दोस्त, चिड़ियाघर है, या हम बोल सकते हैं जू है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ, रेड रॉबिन नाम का एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। रेड रॉबिन पर्यटन स्थल। साथ के साथ एक और है बच्चों, बैया, बैया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये दो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं पक्षियों के नाम पर, एक बैया और एक रेड रॉबिन, भिवानी में। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो यहाँ स्टार टेम्पल है, दिनोद गांव के अंदर। और दिनोद गांव के अंदर बना हुआ ये स्टार टेम्पल बच्चों संत ताराचंद जी महाराज का समाधि स्थल है। संत ताराचंद जी महाराज की समाधि का नाम है मेरे दोस्त स्टार टेम्पल। और ये स्टार टेम्पल अपने आप में एक अजूबा है। वो अजूबा क्यों है? क्योंकि इतनी ऊंची इमारत होते हुए भी बच्चों स्टार टेम्पल के अंदर कोई भी पिल्लर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आप दिनोद जाओ तो इस खूबसूरत से भवन को, इस खूबसूरत सी समाधि को, जो संत ताराचंद जी महाराज की समाधि का नाम है, जरूर देख के आए। और बच्चों ये अपने आप में एक अजूबा है, एक इतनी ऊंची बिल्डिंग जो बिना किसी पिल्लर के सहारे हरियाणा में खड़ी है बच्चों, वो स्टार टेम्पल होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पंचतीर्थ, या बच्चों आपसे पूछ ले पांडु तीर्थ, पंच तीर्थ, पांडु तीर्थ, या आपसे पूछ ले अष्टकुंड तीर्थ। ठीक है, ये कहाँ है मेरे दोस्त? ये तोसाम के अंदर, तोसाम के अंदर। और हम बात करें तोसाम के अंदर क्या है बच्चों, तोसाम के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहां पर पहले तोसाम के आसपास के गांव में जो भी लड़ाई झगड़ा होता था बच्चों, उस लड़ाई झगड़े का निपटारा किया करते थे पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर आकर। और जहाँ पर लड़ाई झगड़ों के निपटारा होते हों उसे हम बोलते हैं कचहरी। और कचहरी में क्या मिलता है? न्याय। न्याय नहीं मिलता बच्चों, धक्के मिलते हैं, धक्के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो शाम की बारादरी को हम बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहा जाता है तो शाम की बारादरी को। मेरे दोस्त हम बात करें तो यहाँ पर लोहारू के अंदर एक किला भी है, उसको बोलते हैं लोहारू का किला। और लोहारू का जो किला है बच्चों, ये 1570 ईस्वी के अंदर एक सामंत था मेरे दोस्त, अर्जुन देव। तो इस सामंत अर्जुन देव के द्वारा बच्चों इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1570 ईस्वी में सामंत अर्जुन देव के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था मेरे दोस्त। ठीक है, ये आपका कौन सा किला होगा? लोहारू का किला होगा। लोहारू के किले के बाद हम बात करें, लोहारू के अंदर एक पर्यटन स्थल भी है बच्चों जिसका नाम है जल तरंग। इसको बोलते हैं जल तरंग टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। बच्चों जो जल तरंग पर्यटक परिसर है ना, आपको ध्यान रखना है इसका जो संचालन है वो हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन नहीं करता। यानी कि अभी तक मैंने जितने भी पक्षियों के नाम पे पर्यटन स्थल आप लोगों को पढ़ाए तो उनको चलाने का काम कौन करता है? हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन करता है, एचटीसी करता है। लेकिन इसका जो संचालन है ना वे बच्चों,
वो एचटीसी ना करके लोहारू की नगर पालिका करती है। तो इसका जो संचालन है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है? लोहारू की नगर पालिका के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो ये सारे के सारे पर्यटन स्थल आप लोगों को भिवानी के अंदर पता होने चाहिए। मेरे भाई, पांडु तीर्थ मैंने कहाँ जींद में पढ़ा दिया? मैंने तो पांडु पिंडारा पढ़ाया था। पांडु पिंडारा मैंने पढ़ाया था। जैसे आपका नाम है बेटा गीतांशु, लेकिन 10वीं की डीएमसी में आपका नाम है गीतांशु सिंह। तो मेरे दोस्त, गीतांशु सिंह के नाम से ही जाने जाओगे आप जहां पर भी डॉक्यूमेंट अप्लाई होंगे। ठीक है ना? ऐसे ही पांडु तीर्थ अलग है और पांडु पिंडारा अलग है। पांडु पिंडारा आपको बोलना है जींद के अंदर है, और पांडु तीर्थ मेरे दोस्त कहाँ बोलोगे? पांडु तीर्थ हम बोलेंगे तोसाम के अंदर। मेरे दोस्त, बताया जाता है कि जो पांडवों को वनवास भोगना पड़ा था, अज्ञातवास भोगना पड़ा था, तो पांडव जो है ना यहाँ तोसाम की पहाड़ी के ऊपर भी आए थे। और यहाँ तोसाम की पहाड़ी के ऊपर आके इन पांडवों ने, जो संख्या में पांच थे तो इसलिए पांडु तीर्थ को पंच तीर्थ भी बोल देते हैं। तो मेरे दोस्त, इन्होंने यहाँ पर आकर तोसाम की पहाड़ी के ऊपर 8 कुंड बनवाए थे। और 8 कुंड बनाए जाने के चलते इसको हमने क्या बोल दिया? अष्टकुंड बोल दिया। क्या बोल दिया मेरे दोस्त? इसको हमने अष्टकुंड बोल दिया। ठीक है ना? तो पांडु तीर्थ, पंच तीर्थ और अष्टकुंड तीर्थ एक ही है, कैसे भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर 8 कुंडों का निर्माण किसने करवाया था? पांडवों ने यहाँ पर निर्माण करवाया था। बच्चों, पर्यटन स्थलों के बाद हम बात करते हैं अब लास्ट में यहाँ पर व्यक्तित्व की, और व्यक्तित्व के साथ भिवानी कंप्लीट करते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व। प्रसिद्ध व्यक्तित्व में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं यहाँ पर सेठ सज्जूराम का। मेरे दोस्त, सेठ सज्जूराम जो है ना, ये अलकपुरा गांव में पैदा हुए थे। और इसी सेठ सज्जूराम के बारे में मैंने आपको बताया था कि छोटूराम की शिक्षा के लिए पैसा देने वाला आदमी कौन था हरियाणा से बच्चों? सज्जूराम था। सेठ सज्जूराम का पश्चिम बंगाल के अंदर जूट का बहुत तगड़ा व्यापार था, बहुत बड़ा उद्योग था। तो बच्चों, इसलिए इन्हें भारत के अंदर जूट किंग के नाम से जाना जाता था। तो हरियाणा के जूट किंग हो जाएंगे सेठ सज्जूराम। बच्चों, छोटू राम के हितकारी थे ये। छोटू राम के क्या थे ये? हितकारी थे। सेठ सज्जूराम के बाद हम बात करेंगे एक और सेठ की, सेठ किरोड़ी मल। भिवानी के अंदर बच्चों आपको किरोड़ी मल के नाम से धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज ये सब दिख जाएंगे, जहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा KM। KM का मतलब किरोड़ी मल। तो सेठ किरोड़ी मल ये भी बहुत बड़े समाज सेवी हुए हैं बच्चों, भिवानी से आते हैं। सेठ किरोड़ी मल के बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ तुलसीदास शर्मा दिनेश की। तुलसीदास शर्मा दिनेश, बच्चों ये कौन कवि और लेखक? प्रसिद्ध कवि और लेखक हुए हैं तुलसीदास शर्मा दिनेश। और इनकी रचनाएं पेपर में पूछी जाती हैं। इनकी 3 रचनाएं, तीनों की तीनों पेपर में पूछी जाती है, जिसमें एक का नाम है मतवाली मीरा। एक रचना का नाम है मेरे दोस्त श्याम सतसई। एक रचना का नाम है सत्याग्राही प्रहलाद। सत्याग्राही प्रहलाद। ठीक है।
बच्चों तुलसीदास शर्मा दिनेश के बाद याद रखेंगे माधो प्रसाद मिश्र। माधो प्रसाद मिश्र बच्चों कुंगड़ गांव से। और ये हरियाणा के पहले कहानीकार हैं, प्रदेश के प्रथम कहानीकार। यानी कि प्रदेश की पहली हरियाणवी भाषा के अंदर कहानी लिखने का श्रेय माधो प्रसाद मिश्र को जाता है बच्चों। पहले उपन्यासकार कौन? राजा राम शास्त्री। पहले कहानीकार कौन? माधव प्रसाद मिश्र। और बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि भाई पहली कहानी कौन सी थी, हरियाणवी भाषा की पहली कहानी का नाम बताओ, तो मेरे लाडले बच्चों पहली कहानी थी लड़की की बहादुरी। तो पहले लड़कियों को समाज में दबाया जाता था, आज तो लड़कियां किसी से ना दबती, ठीक है बच्चों, और दबना भी नहीं चाहिए। तो हम बात करें, तो पहले समाज में लड़कियों को दबाया जाता था, तो लड़कियों को इस कहानी के माध्यम से समाज के ऊपर हावी करके दिखाया गया है बच्चों, और उस कहानी को बोलते हैं लड़की की बहादुरी। और यह हरियाणवी भाषा में बच्चों लिखी गई पहली कहानी है, जो माधो प्रसाद मिश्र, गांव कुंगड़, जिला भिवानी ने लिखने का काम किया था। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक बातें क्लियर हुई? माधव प्रसाद मिश्र के बाद आ जाओ तुम सीताराम शास्त्री। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान है बच्चों, जिनके नाम पर हमने लाइब्रेरी पुस्तकालय भी पढ़ा। संस्कृत भाषा के बहुत तगड़े विद्वान हुए हैं सीताराम शास्त्री। बात करेंगे वीके सिंह, विजय कुमार सिंह। बापोड़ा गांव के अंदर बच्चों इनका जन्म हुआ। ठीक है, और हम बात करें पूर्व थल सेना अध्यक्ष। पूर्व थल सेना अध्यक्ष, ठीक है। सीताराम शास्त्री के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है संत निश्चल दास। बच्चों संत निश्चल दास जो है ना, ये कहाँ के रहने वाले? कुंगड़ के। संत निश्चल दास के बाद हम बात करेंगे संत ताराचंद जी महाराज, जिनकी समाधि का नाम हमने पढ़ा मेरे दोस्त, स्टार टेम्पल, दिनोद गांव में पैदा हुए। और बच्चों दिनोद गांव के अंदर बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, राधा स्वामी धाम। तो ये आपको ध्यान रखना है, राधा स्वामी मत दिनोद, ये बच्चों संस्थापक रहे हैं। ठीक है, संत ताराचंद जी की प्रसिद्ध रचना याद रखनी है, जो एचएसएससी कई बार पूछ चुका है, और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है सतगुरु वेद। आपसे पूछा जाएगा कि सतगुरु वेद किसने लिखा था, तो आप बोलेंगे संत ताराचंद जी महाराज ने। सतगुरु वेद इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है बच्चों, संत ताराचंद जी के बाद आपको याद रखना है परमजीत सामोता।
ये भी दिनोद गांव से आते हैं। बच्चों हम बात करें तो ये कौन है? कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इन्होंने जो दिल्ली में खेले गए थे, कॉमनवेल्थ 2010, बच्चों इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। कौन से गेम के अंदर? बॉक्सिंग में। तो हैवी वेट कैटेगरी के बहुत तगड़े बॉक्सर हुए हैं। परमजीत सामोता हरियाणा पुलिस के अंदर अब डीएसपी के पद पे कार्यरत हैं। कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट करने के बाद डन लिखिएगा मेरे दोस्त। चलेगा, डन हो चुका है। परमजीत सामोता के बाद हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर जगदीश सिंह। बच्चों जगदीश सिंह कौन है? पूर्व बॉक्सर, और फिलहाल वर्तमान में क्या है? कोच। हम बात करें तो इन्होंने 2003 के अंदर भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी बच्चों। भिवानी बॉक्सिंग क्लब, जिसको बीबीसी बोलते हैं। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के ये क्या होंगे? संस्थापक होंगे। इन्होंने अपने दोस्त की याद में यहाँ पर बच्चों एक बॉक्सिंग क्लब बनाया, और इनके दोस्त थे हवा सिंह, कैप्टन हवा सिंह। बच्चों हम बात करें तो 2007 के अंदर इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो 2007 में इनको क्या मिला? द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। बच्चों जगदीश सिंह ने बहुत सारे बॉक्सरों को तैयार किया है, जिसके अंदर नीतू गणगस का नाम भी आता है। नीतू गणगस तनाना गांव की बेटी है बच्चों। और इनका जो गेम है वो है बॉक्सिंग। तो भिवानी से मेरे दोस्त बॉक्सर ही बॉक्सर मिलेंगे तुम्हें। नीतू गणगस के बाद हम बात करें भीम सिंह। बाकी इन खिलाड़ियों के बारे में पूरा का पूरा हम खेल जगत में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ सिर्फ मोटी मोटी बातें बता के चल रहा हूँ। भीम सिंह जो है बच्चों, ये भी दनाना गांव से ही था। और हम बात करें, ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला हरियाणवी खिलाड़ी है भीम सिंह। ओलंपिक में पदक जीतने वाला नहीं, भाग लेने वाला। पदक तो नहीं जीत पाया था। तो ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम हरियाणवी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था, तो इसका मतलब किसी ना किसी खेल से तो इनका संबंध रहेगा। तो बच्चों इनका संबंध था ऊंची कूद से, हाई जंप। तो हाई जंप से मेरे दोस्त इनका संबंध रहा है, ठीक है? भीम सिंह के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट
और कौन से खिलाड़ी की बात करेंगे? विकास कृष्ण यादव। विकास कृष्ण यादव मेरे दोस्त, विकास कृष्ण यादव कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है, बॉक्सर। ठीक है। विकास कृष्ण यादव के बाद मेरे दोस्त याद रखना है राजेंद्र सिंह खरकिया। यहाँ पर मैं आपको बंसीलाल नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि ये तो हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं पूरा बंसीलाल, मुख्यमंत्रियों के अंदर। ठीक है। और बंसीलाल के साथ साथ बनारसी दास गुप्ता का संबंध भी कहाँ से? भिवानी से। तो दोनों के दोनों जो नाम है बच्चों, वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो राजेंद्र सिंह खरकिया याद रखेंगे। राजेंद्र सिंह खरकिया जो है बच्चों, ये रागनी गायक रहे हैं। खरक गांव है इनका, इसलिए इन्हें खरकिया बोल देते हैं। और इन्हें हरियाणा का सरस्वती पुत्र कहा जाता है। हरियाणा का क्या बोलते हैं इनको? सरस्वती पुत्र बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आजकल एक चीज बड़ी वायरल हो रही है ना। हाँ, जैसे एक लड़की पूछ रही है कि ये घंटे का लेक्चर कितने टाइम का है जी? है ना बच्चों? एक घंटे का लेक्चर कितने टाइम का है जी? तो एक घंटे का लेक्चर जो है ना, वो 55 मिनट का है जी, क्योंकि 4-5 मिनट तो वैसे ही निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चों, विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नाम काफी हाईलाइट हुआ था जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। तो विंग विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ठीक है बच्चों, इनका संबंध बापोड़ा गांव से, जनरल वीके सिंह के गांव से ही आती हैं। बॉक्सर विजेंद्र कुमार या विजेंद्र सिंह। बच्चों, काड़ुवास गांव से इनका संबंध है। ठीक है। हम बात करें ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बॉक्सर हैं बच्चों। और आप सभी जानते हैं इन्होंने कौन से ओलंपिक में पदक जीता था? 2008 बीजिंग ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक? बीजिंग ओलंपिक। और कौन सी वेट कैटेगरी में? 75 kg वेट कैटेगरी। 75 kg। 75 kg वेट कैटेगरी को मिडल वेट कैटेगरी बोलते हैं, मध्यम भार वर्ग बोलते हैं। ठीक है। और इसमें इन्होंने जीता था कांस्य पदक। ठीक है बच्चों, तो 2009 के अंदर इनको मेरे दोस्त राजीव गांधी, जिसका नाम अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो राजीव गांधी, या हम बोल देंगे
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। पुरस्कार मेरे दोस्त दिया गया था। और देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान प्राप्त करने वाले ये पहले हरियाणवी खिलाड़ी भी है बच्चों। तो इनसे पहले ये देश का सबसे बड़ा सम्मान किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिला था। तो आप सोच लीजिएगा कि अपने आप में सबसे बड़े खिलाड़ियों में बच्चों शुमार करते हैं विजेंद्र सिंह। ठीक है। इनके जो कोच हैं बच्चों, जब आदमी कामयाब होता है ना तो सारे उसके गुरु का नाम पूछते हैं। जैसे कल को आप नौकरी लगोगे तो मेरे दोस्त आपसे भी आपके गुरु का नाम पूछा जाएगा कि भाई आप लोगों ने किससे सीखा। तो तुम पता है क्या बोलोगे? सेल्फ स्टडी की थी हमने। तो क्या की थी? सेल्फ स्टडी। क्योंकि जब आदमी के पास थोड़ा सा रुतबा आ जाता है, लोग पूछना शुरू कर देते हैं, तो वो अपने आप को हीरो मेरे दोस्त दिखाना शुरू करेगा। फिर कोई भी हो इस दुनिया के अंदर, चाहे कोई भी हो, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बिना गुरु ज्ञान किसी भी फील्ड में नहीं है। चाहे हम खेलों की बात करें, चाहे हम गानों की बात करें, फिल्मों की बात करें, पढ़ाई की बात करें, कहीं पर भी। ठीक है। तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि भाई स्टडी तो सेल्फ करनी ही पड़ेगी, बिना सेल्फ स्टडी की तो बात बनेगी नहीं। लेकिन बच्चा यहाँ सेल्फ स्टडी बोल देता है। तो भाई स्कूल में जब गए थे वो भी तो तुम्हारे गुरु थे। हो सकता है आपने कोचिंग ना ली हो, लेकिन आपको बच्चों तैयार तो किया गया है ना। तो स्कूल के जो टीचर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है आपको आगे बढ़ाने में। फिर कॉलेज के टीचर हैं उनका बड़ा योगदान होता है। ठीक है। बच्चों कोच की हम बात करेंगे ना, कोच, तो वो थे जगदीश सिंह, जिन्होंने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। बच्चों ये दिखने में ठीक ठाक था, ठीक ठाक लोंडा था, ये दिखने में सुंदर था। तो बॉलीवुड से बच्चों इसके प्रस्ताव आए। फिर तो बच्चों पदक जीतने के बाद जब बॉलीवुड से बुलावा आना स्टार्ट हुआ तो भाई साहब ने बॉलीवुड की तगड़ी तगड़ी अभिनेत्रियों के साथ डेट पे जाना शुरू कर दिया। और जब बच्चों लड़कियों के साथ डेट पे जाना शुरू कर दिया तो सीधी सी बात है, खेल में गिरावट तो आएगी ही आएगी। खेल में गिरावट तो आएगी आएगी, क्योंकि खेल मैदान से ध्यान हटके कहीं और ही लग गया भाई साहब का। तो मेरे दोस्त, जब बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के चक्कर में ये पड़ा तो इसको एक फिल्म दे दी गई। दिखने में ठीक ठाक था तो इसने सोचा कि यार बॉक्सिंग में तो जो है ना, अब हो चुका है काम, अब हम फिल्म करते हैं। और बॉलीवुड की एक फिल्म आई फुगली। और फुगली नामक फिल्म में बच्चों इसने क्या एक्टिंग की, क्या एक्टिंग की, बस तुम पूछो मत। सारे बॉलीवुड वालों ने बच्चों हाथ जोड़ के बोला कि भाई साहब जो काम धंधा पहले करता था ना वही कर ले, उसी में ठीक है तू, वरना तो तू हमारा भी करियर खराब करेगा। अपना तो करेगा ही, हमारा भी करेगा। तो फुगली नामक फिल्म में इसने एक्टिंग की थी। और जैसी एक्टिंग की थी वैसी ही खतरनाक तरीके से ये फ्लॉप हो गई। बच्चों हम बात करें तो उसके बाद इसने आके अपना वही काम संभाल लिया। बच्चों वही अपने ग्लव्स डाल लिए और उसके बाद ये बन जाता है प्रोफेशनल बॉक्सर। तो इसको हम ओलंपिक में पदक जीतने के बाद यदि कोई खिलाड़ी प्रोफेशनल बॉक्सर बना, वो पहला प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह होगा। प्रोफेशनल का मतलब होता है अपने निजी स्वार्थ के लिए खेलना। प्रोफेशनल का मतलब होता है अपने निजी स्वार्थ के लिए खेलना मेरे दोस्त। देश का प्रतिनिधित्व अब ये नहीं करता है, निजी स्वार्थ के लिए खेलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्की राम शर्मा की। नेक्की राम शर्मा जो है बच्चों, वो केलंगा गांव के अंदर पैदा हुए। बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे। 1930 में इन्होंने एक पत्रिका निकाली बच्चों हिंदी भाषा में। पत्रिका का नाम है संदेश। और पत्रिका की भाषा कैसी थी? हिंदी।
बच्चों हम बात करें तो इनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा केसरी हरियाणा में किसे कहा जाता है? नेक्की राम शर्मा को। पंजाब केसरी किसे बोलते हैं? लाला लाजपत राय को। तो हरियाणा केसरी नाम से प्रसिद्ध। बच्चों जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो उस पहले विश्व युद्ध के अंदर भारत में सैन्य भर्ती अभियान चलाया गया था। तो भारत में सैन्य भर्ती अभियान का विरोध करने वाले, और भारत में चला था तो अपने हरियाणा में भी चला। तो हरियाणा में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चले सैन्य भर्ती अभियान का विरोध। अपने हरियाणा के युवाओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए बच्चों बोला जा रहा था। और इस भर्ती अभियान का क्या किया था? विरोध किया था। बच्चों जब रोहतक के डिप्टी कलेक्टर ने इनको अपने ऑफिस में बुलाकर बोला कि आप इस सैन्य भर्ती अभियान का विरोध मत कीजिए, आपको हम इनाम में एक जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं, तो अंग्रेज को मेरे दोस्त इन्होंने सुनाते हुए, और हरियाणा का आदमी बच्चों पता ही है कि जब गुस्से में होता है तो कौन से श्लोक सुनाएगा। मेरे हिसाब से 5-6 गाड़ी बक के बच्चों आगे की बात बताएगा, ठीक है। तो उस अंग्रेज को 5-6 गाड़ी दे के बच्चों इन्होंने बोला, एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि मुझे एक जमीन का टुकड़ा नहीं, मुझे एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की जमीन चाहिए। कि तुम कौन होते हो जमीन देने वाले? जमीन हमारी है और तुम देना ही चाहते हो, तो इस जमीन से तुम सारे के सारे लौट जाओ। तो बच्चों इतने खतरनाक विचारों के व्यक्ति थे नेकी राम शर्मा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे मेरे दोस्त कल की क्लास में। और भिवानी जिला हो चुका है कंप्लीट। भिवानी जिले के बाद कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक नया डिस्ट्रिक्ट, नाम होगा उसका सोनीपत। क्या होगा मेरे दोस्त? सोनीपत। चलेगा, थैंक यू। मासिक थी मेरे दोस्त। अच्छा किरण, मासिक थी।